यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आप इकोनॉमी के खंड पर यानी अर्थव्यवस्था के खंड पर बेहतर पकड़ बनाएं, जिसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में भी होगा और इंटरव्यू में भी आपके प्रश्नों के उत्तर ज्यादा बेहतर होंगे। इसीलिए हम आपके सामने हर सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज की पहली खबर को देखेंगे जो पिछले पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। हमारी खबर सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना या इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है जिसको हम जानते हैं लखपति दीदी योजना के नाम से। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? आजादी के दिवस पर हुई थी यानी 15 अगस्त को हुई थी। और कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसका उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में इसकी शुरुआत हुई थी यानी 1-2 वर्ष पहले हुई थी। आप उस वर्ष का नाम हमें बताइए। और एक तरह से महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के अंतर्गत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। और ये योजना विशेष तौर से इस योजना को आगे बढ़ाने में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेष रूप से भूमिका रही है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के कदम उठाए तो बहुत बड़ी संख्या में हमें महिलाओं को लखपति दीदी योजना का के माध्यम से उन्हें लखपति बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। हाल ही में उससे संबंधित कुछ आंकड़े हाल ही में सरकार ने लोकसभा में पेश किए हैं, तो वो आंकड़े क्या हैं उनको पहली बार देख लेते हैं। इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। सरकार ने हाल ही में लोकसभा में बताया है कि जून 2025 तक 1.48 करोड़ यानी लगभग 1.5 करोड़ ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यानी उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो चुकी है और उनकी जो मासिक आय है वो 10,000 रुपए या उससे अधिक हो चुकी है। विशेष तौर से जो 4 कृषि चक्र होते हैं, कृषि फसल चक्र है, उसमें ये आय उन्हें बनाए रखनी पड़ती है, तभी किसी महिला को लखपति दीदी घोषित किया जाता है। ये इसकी शर्तें क्या है? अगर कोई महिला लखपति दीदी बनती है तो उसमें किस प्रकार की शर्तें निर्धारित की गई है अभी हम जानेंगे। यहां पर आप इतना जानिए कि जून 2025 तक लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं क्या हो चुकी हैं? लखपति दीदी बन चुकी हैं। और ये उपलब्धि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संभव हुई है। इस योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। इस योजना के तहत 2022-23 से जून 2025 यानी लगभग 3 साल के बीच कुल 15,61,000 स्वयं सहायता समूहों और 94,000 ग्राम संगठन बनाए गए। इस दौरान 65,949 महिलाएं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स के रूप में प्रशिक्षित और तैनात की गई। और इनका प्रमुख काम क्या होता था? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स एजेंट के रूप में इन्होंने बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया। और जब हम बैंकिंग सेवाओं की बात करते हैं तो किस तरह की सेवाएं इनके द्वारा प्रदान की गई? जैसे नकद जमा करना, जैसे बीमा योजना की कवर को बढ़ाना, जैसे पेंशन का वितरण करना, जहां पर लोगों को ऋण देने की आवश्यकता है उनको ऋण प्रदान करना। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ राज्यों ने इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट पहल भी की है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का आप उदाहरण लीजिए, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने इसी योजना के अंतर्गत अपने यहां क्या किया है? एक बिजली मित्र पहल की है। बिजली मित्र पहल, ये पहल क्या है? इसके अंतर्गत महिला क्या करती है कि पूरे गांव में जाती है और पूरे गांव से बिजली के बिल इकट्ठा करती है और अकेले पूरे गांव के बिल को फिर बिजली घर में जाकर के जमा कराती है। इस तरह से एक महिला को 20,000 रुपए के अगर वो बिल 2,000 रुपए के बिल अगर वो जमा कराती 2,000 रुपए के बिल जमा कराती है तो उसे 20 रुपए कमीशन मिलता है। और इस के माध्यम से भी बहुत सी महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी बनाने के अंतर्गत सफलता प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश को। तो आप देख सकते हैं। और बिजली मित्र किसको बनाया जाता है? जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, किसी ना किसी प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उन्हें कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है,
जैसे 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है। और इस ऋण के माध्यम से वो अपना कोई भी काम करना चाहती हैं तो वो काम कर सकती हैं, उसमें आगे बढ़ सकती हैं। कोई इनोवेटिव वर्क है तो उसको कर सकती है। और इस प्रकार से बड़े स्तर पर महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अंतर्गत सफलता प्राप्त हुई है। जब हम लखपति दीदी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वह है लखपति दीदी उन महिलाओं को प्रतिबिंबित करती हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं और जिनकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम 1 लाख रुपए की होती है, अधिक होती है, 1 लाख रुपए की कम से कम होती है। ये आय 4 कृषि ऋतुओं या व्यापार चक्रों के दौरान बनी रहनी चाहिए, यानी ये सतत होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, इसमें टूटन नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें टूटन आ गई और इसमें टूटन ना आए या इसमें किसी प्रकार का गैप ना आए इस आय में। इसलिए इस प्रकार भी निर्धारित किया है कि जो औसत मासिक आय है महिला की वो 10,000 रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए, ताकि महिला को वास्तव में उसकी सतत आय का एक प्रवाह बना रहे। और इस सतत आय के प्रवाह के आधार पर जब 4 कृषि वर्षों या व्यापार चक्रों के दौरान उसकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक बनी रहती है और मासिक आय 10,000 रुपए या उससे अधिक होती है, तो ऐसी महिलाओं को हम क्या घोषित करते हैं? लखपति दीदी घोषित करते हैं। और सरकार की अलग अलग योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को कई तरह की सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो लखपति दीदी बन सके, यानी अपनी आजीविका के स्रोतों को बढ़ा सके, उनको डेवलप कर सके और आय के स्रोतों को बढ़ा करके खुद आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो लखपति दीदी अपने सतत आजीविका प्रयासों, लाइवलीहुड जो एफर्ट्स हैं, संसाधनों के कुशल प्रबंधन, यानी एक तरह से स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस और जीवन स्तर, उचित जीवन स्तर प्राप्त करने के कारण समुदायों में क्या बनती है? एक प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। लखपति दीदी अपने आप में महिलाओं के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है और दूसरी महिलाएं भी फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके अपनी आजीविका को बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। महिलाओं को इसके अंतर्गत कई तरह के प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कृषि से जुड़ी हुई प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, पशुपालन से जुड़े हुए प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। वो कोई काम करना चाहती है, सिलाई से जुड़ा हुआ काम करना चाहती है या अन्य क्षेत्र में काम करना चाहती है, उसमें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि वो अपनी आजीविका बढ़ा सके। महिलाएं केवल आय के लिए नहीं बल्कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सफर के लिए विशेष रूप से समाज में सराही जा रही हैं और दूसरी महिलाएं भी प्रेरणा ले रही हैं। जो महिलाओं का इस योजना के माध्यम से रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो दूसरी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी बन रहा है। साथ ही सरकार इस पहल को और बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को, उनकी एजेंसियों को, निजी क्षेत्र को, बाजार की भागीदारी को भी इस योजना के अंतर्गत स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं क्योंकि उसका भी जिक्र आया है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसको जून 2011 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये योजना पूरे भारत में लागू है, केवल 2 जगहों को छोड़ करके, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके, दिल्ली और चंडीगढ़, इनको छोड़ करके पूरे देश में ये योजना लागू है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण गरीब हैं, जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं, उनको स्वयं सहायता समूहों से यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा सके, उनमें संगठित किया जा सके और उनके दीर्घकालिक विकास की पृष्ठभूमि निर्मित की जा सके, उन्हें अलग अलग पेशों में प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी आय के स्रोत खड़े करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। योजना का जो व्यापक उद्देश्य है वो ये है कि सतत आजीविका के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि की जा सके, एक सस्टेनेबल इनकम डेवलप करके घरेलू आय में वृद्धि हो और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ सके ऐसे व्यक्ति जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मिशन को आंशिक रूप से विश्व बैंक के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है, उसके द्वारा भी लगातार निवेश सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जा रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अब केवल सामाजिक और वित्तीय समावेशन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों में ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा देने का सीधा सा मतलब है कि लोग इनोवेटिव तरीके से जो भी काम कर सकते हैं
जो भी उनका आइडिया है उसे धरातल पर उतार सकें। इसके अंतर्गत अगर उन्हें कहीं आर्थिक सहायता की जरूरत है तो उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके, उस आर्थिक सहायता को प्रदान किया जा सके। और भारत में इस प्रकार से ये जो समूह के माध्यम से जो ग्रामीण आजीविका है इसके नए स्रोत खड़े किए जा सके। ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत आप कह सकते हैं ग्रामीण आजीविका के अलग अलग स्रोतों को खड़ा किया जा सके, घरेलू आय को बढ़ाया जा सके। यही इस योजना का महत्व है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक हमारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो कि यूएन की अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर के तैयार की है। तो आप इसको संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के रूप में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। किन संस्थाओं ने ये रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में भी हम बताएंगे। और रिपोर्ट है भूख और कुपोषण से संबंधित। रिपोर्ट का नाम क्या है? सामान्यतः इसको सोफी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। विश्व में भूख और कुपोषण की स्थिति पर यह रिपोर्ट है। 2025 की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हाल ही में 28 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने, कई संगठनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसमें कौन से संगठन शामिल हैं? 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो FAO है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है। दूसरी संस्था है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। तीसरी संस्था है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो कि बच्चों के लिए कोष स्थापित है यूनाइटेड नेशंस का। एक और संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस से ही संबंधित है। और एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन पांचों के द्वारा मिलकर के, पांचों एजेंसियों के द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट का उद्देश्य है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनकी संख्या 17 है और जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है, उससे संबंधित जो दूसरा हमारा गोल है, जो भूख को समाप्त करने से संबंधित है, और उसमें 2.1 और 2.2 जो लक्ष्य हैं, जो भूख को समाप्त करने, कुपोषण की स्थिति को मिटाने से संबंधित है, उनकी प्रगति का आकलन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है रिपोर्ट का, ताकि उनकी प्रगति का आकलन किया जा सके और जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है वहां पर सुधार किया जा सके। अगर हमारे पास सही आंकड़े होंगे तभी कोई सरकार सही नीति बना सकती है और उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर हमें ये पता होगा कि विश्व के किस हिस्से में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, कहां पर उनका केंद्रण है, समकेंद्रण है, कॉन्सेंट्रेशन है, तभी हम उस क्षेत्र को लक्षित करते हुए नीतियां बना सकेंगे, उन्हें इंप्लीमेंट कर सकेंगे। और इसलिए इस तरह की रिपोर्ट का विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि विश्व से भूख को समाप्त किया जा सके, सभी को सुरक्षित होने के साथ साथ पोषण युक्त और पर्याप्त खाद्य वर्ष भर सुनिश्चित किया जा सके, ये रिपोर्ट का उद्देश्य है। और आंकड़े जब ये प्रदान करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इस प्रकार की नीति बना सके जो इस तरह की स्थितियों को सुनिश्चित करें, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएं, पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराएं, सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करें लोगों तक भोजन की। इसी प्रकार से सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना भी इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये उद्देश्य यूएन से भी जुड़े हुए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है। तो विश्व भर में भूख की स्थिति पर क्या ये रिपोर्ट कहती है, उसके कुछ भयानक आंकड़े अब आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। क्योंकि भयानक इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग भूख से पीड़ित हैं। जितना सामान्य तौर से हम सोचते नहीं है, उससे ज्यादा लोग भूख से पीड़ित हैं। चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर दौड़ाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2024 में लगभग 720 मिलियन यानी 72 करोड़ लोग भूख का शिकार थे, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 8.2% बैठता है। 2015 की तुलना में 96 मिलियन यानी 9.6 करोड़ अधिक लोग आज क्रॉनिक हंगर यानी दीर्घकालिक भूख का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक भूख का सामना करने को क्रॉनिक हंगर के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2019 यानी महामारी से पहले, कोविड महामारी से पहले की स्थिति की तुलना करें 2024 में, तो 2019 की तुलना में 2024 में 335 मिलियन अधिक लोग जो है वो मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। तो आप देखिए कि कितने
बड़े स्तर पर लोग भूख का सामना कर रहे हैं, खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं और इस तरह के जो आंकड़े हैं वो आपकी मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये यूएन से जुड़े हुए आंकड़े हैं। अगर भूख से संबंधित, कुपोषण से संबंधित कुछ आंकड़े आपके सामने आते हैं, कुछ आंकड़े लिखने की आवश्यकता आपको एसए के पेपर में पड़ती है, इकोनॉमी के पेपर में पड़ती है, कहीं और पड़ती है, तो यहां से, क्योंकि ये विश्वसनीय आंकड़े हैं, ये यूएन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, इस डेटा को आप दे सकते हैं। 2024 में कुल 2.3 अरब लोग मध्यम या गंभीर खाद्य सुरक्षा से प्रभावित थे, फूड इनसिक्योरिटी से प्रभावित थे। एशिया में सबसे अधिक भूखे लोग, उसके बाद अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की स्थिति है। जैसे एशिया में सबसे अधिक भूखे लोगों में आंकड़ा कितना है? एशिया में 323 मिलियन लोग, लगभग 32 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका में लगभग 30 करोड़ 70 लाख। इसी प्रकार से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 34 मिलियन है, यानी लगभग आप 3.5 करोड़ के आसपास स्थिति मान सकते हैं जो लोग भूख से पीड़ित है। अफ्रीका में हर 5 में से एक व्यक्ति क्रोनिक हंगर का सामना कर रहा है, दीर्घकालिक भूख का सामना कर रहा है। तो ये कुछ भयावह आंकड़े हैं जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। भूख की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है, क्योंकि अगर हम कोविड से पहले की स्थिति की आज से तुलना करें तो अभी हम कोविड की स्थिति से उबर नहीं पाए हैं, अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल से अगले साल की तुलना करते हैं, हाल ही के आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो थोड़ा सा सुधार दिखाई देता है। लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन चुनौतियों से पार पाना है। जैसे 2023 में भूख से प्रभावित आबादी 8.5% थी, 2022 में यह आबादी 8.7% थी, 2024 में इसमें मामूली सुधार देखने को मिला है, जहां पर अभी आपने देखा कि 8.2% आबादी भूख से पीड़ित थी। तो आप सुधार देख सकते हैं। 2022 में 8.7, 2023 में 8.2 और 2024 में 8.2%। यहां 2023 में 8.5 और 2024 में 8.2। दक्षिण एशिया, भारत भी दक्षिण एशिया में आता है, श्रीलंका आता है, भूटान आता है, आपका बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया में आता है। तो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया यानी म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम और फिलीपींस इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सुधार देखा गया है भूख के स्तर में हाल ही में। लेकिन अफ्रीका और उसके कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ी है या स्थिति स्थिर रही है। स्थिति में सुधार अफ्रीका के अंतर्गत नहीं देखने को मिला है। 2030 तक भूख का सामना करने वाले लोगों की संख्या अनुमानित कितनी हो सकती है? 512 मिलियन हो सकती है, जो कि दुनिया की आबादी का 6% होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ सुधार हो सकता है 8.2% के आंकड़े की अगर हम तुलना करें। 2015 से 2030 तक भूखे लोगों की संख्या में केवल 65 मिलियन की कमी होने की संभावना है। 2030 तक 60% भूखे लोग अफ्रीका में होंगे और वहां 17.6% जनसंख्या क्रॉनिक हंगर यानी दीर्घकालिक भूख से प्रभावित रहेगी। इसके अलावा एशिया, लैटिन अमेरिका यानी जो लैटिन अमेरिका का हिस्सा जो मैक्सिको से लेकर के चिली और अर्जेंटीना तक होता है, उससे हम लैटिन अमेरिका के नाम से संबोधित करते हैं। और कैरिबियन यानी कैरिबियन जो सागर है उसके आसपास जो देश है, चाहे वो क्यूबा हो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो, ये कैरिबियन देश माने जाते हैं। उसमें 2030 तक भूख की दर 5% से नीचे होने की उम्मीद है और वैश्विक भूख का स्तर अब भी पूर्व कोविड स्तर और 2015 से अधिक है। कुछ सुधार तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व कोविड स्तर और 2015 से अधिक भूख का स्तर बना हुआ है, इसलिए सुधार की काफी गुंजाइश है। दुनिया भर की सरकारों को भूख को दूर करने के लिए एक तो वैश्विक संघर्ष रोकने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि जो फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ, उसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर खाद्य सप्लाई चेन में भी व्यवधान आया, क्योंकि दुनिया के और विशेष तौर से अफ्रीका के बहुत देशों में जो खाद्य सप्लाई है उसमें यूक्रेन की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। तो ये खाद्य सप्लाई जो काला सागर से होकर के होती थी, वो खाद्य सप्लाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इसके अलावा मध्य पूर्व में भी इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हमें देखने को मिला और उसके बाद ये संघर्ष कई क्षेत्रों में फैला भी, इसका विस्तार भी हुआ। इसके अलावा 2020 में कोविड महामारी और उसका कई वर्षों तक प्रभाव हमें देखने को मिला। इसी तरह से हाल ही में जो अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध
देखने को मिल रहा है। व्यापार युद्ध के साथ साथ अमेरिका द्वारा विश्व के बहुत बड़े, एक प्रकार से विश्व के लगभग सभी देशों पर जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं, एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो इन सभी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से हमने देखा है कि वैश्विक भूख की स्थिति में जिस प्रकार का सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो पाया है, और इसलिए इन सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को हटाने की आवश्यकता है। और साथ ही अलग अलग देशों को अपने यहाँ पोषण कार्यक्रम और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जिस प्रकार से भारत सरकार ने शुरू किए हैं, वो पूरे विश्व में अलग अलग देशों द्वारा उन्हें इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे आप ये जानते हैं कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, उसके अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो भूख से पीड़ित ना हो। और यही कारण है कि भारत में इस स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार की स्थिति देखने को मिली है। भारत में पोषण के स्तर में भी सुधार हुआ है और भूख के स्तर में भी एक सुधार की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अप्रैल में ये रिपोर्ट आई थी। ये साल में 2 बार रिपोर्ट आती है और 2 बार ही इसका अपडेशन किया जाता है, अद्यतन किया जाता है, इसमें नए आंकड़े शामिल किए जाते हैं। तो जो अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, अब जुलाई में उसको अपडेट किया गया है। तो उसी से संबंधित आंकड़े कुछ हमारे सामने आते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमान को 2025-26 और 2026-27 दोनों वर्षों के लिए कितना किया है? 6.4% किया है। पूर्वानुमान अप्रैल 2025 की तुलना में बढ़ाया गया है। तो अप्रैल 2025 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आई थी, जुलाई में उसी को अपडेट किया गया है। और अप्रैल में आंकड़े आप देखेंगे कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 यानी 25-26 के लिए 0.2% अंक की वृद्धि की गई है। यानी पहले जो आंकड़ा था 2025-26 का, वो 6.2 का था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 0.1% की अंक की वृद्धि की गई है। यानी पहले जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था वो 6.3 किया गया था फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आईएमएफ के अनुसार ये जो संशोधन हुआ है, ये अप्रैल के पूर्वानुमान से अधिक अनुकूल बाह्य वातावरण जो बना है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार है, या उसमें सुधार हो सकता है। कई देशों के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ अमेरिका की डील हुई है। इसके अलावा भले ही अमेरिका ने विश्व के अलग अलग देशों पर टैरिफ बढ़ाया हो, उनसे आयातित होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ में वृद्धि की हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे ये चीजें सेटल होंगी। विश्व के अलग अलग देशों इंक्लूडिंग भारत के साथ अमेरिका के समझौते हो सकते हैं, और उसकी वजह से टैरिफ भी कई देशों पर नीचे आ सकता है। तो एक ऐसा अनुकूल वातावरण बन सकता है जिससे इस पूर्वानुमान में बदलाव करने की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि पूर्वानुमान किस प्रकार से आईएमएफ ने प्रस्तुत की है वो देख लेते हैं। जैसे जुलाई 2025 की इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 2025 में कितनी रहने वाली है? 3% रहने वाली है। 2026 में वैश्विक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? 3.1% रहने का अनुमान है। और ये दोनों आंकड़े अप्रैल 2025 के अनुमानों से क्रमशः 0.2% और 0.1% अधिक है। जिस प्रकार से भारत के आंकड़ों में परिवर्तन है, उसी प्रकार से वैश्विक वृद्धि में भी आंकड़ों, वैश्विक समृद्धि कहना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में आप क्या लिखेंगे? ग्रोथ को वृद्धि नहीं लिखना है आपको, ग्रोथ को आपको समृद्धि लिखना है। ये छोटे छोटे अंतर याद रखिएगा। समृद्धि शब्द का प्रयोग करना है ग्रोथ के संदर्भ में, वृद्धि शब्द का प्रयोग, भले ही यहां पर आपको वृद्धि शब्द लिख दिया गया हो, लेकिन ग्रोथ के लिए समृद्धि शब्द का प्रयोग करना है आपको। वैश्विक वृद्धि में या समृद्धि में सुधार किन कारणों से हो रहा है? जैसे व्यापार से अधिक, उम्मीद से अधिक व्यापार में तेजी, यानी फ्रंट लोडिंग, व्यापार में तेजी हो सकती है, इस बात की संभावना है और संभावना जताई गई है, इसलिए ये सुधार किए गए हैं। अमेरिका में टैरिफ दरों में गिरावट हो सकती है। अमेरिका ने जितने टैरिफ लगा दिए हैं, अब ऐसी संभावना कम है कि उससे अधिक टैरिफ वो अलग अलग देशों से आयातित होने वाली वस्तुओं पर लगाए। अब इसमें सुधार हो सकता है, टैरिफ में गिरावट हो सकती है। डॉलर के कमजोर होने से अन्य मुद्राओं में उछाल आ सकता है, और इससे भी वैश्विक स्थिति में एक बेहतर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वैश्विक वित्तीय स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, और कुछ बड़े देशों में
वित्तीय विस्तार भी देखने को मिल सकता है। कई ऐसे देश हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित नीतियों को अपनाए हुए हैं, जिससे बहुत बड़ा सेक्शन जो है दुनिया का लोगों का वो फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो रहा है। जैसे भारत में फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से विस्तार हो रहा है, तो ये भी ग्रोथ के एक पॉजिटिव एंगल को प्रस्तुत करता है। लेकिन वैश्विक वृद्धि से संबंधित, ग्लोबल ग्रोथ से संबंधित अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं, और वो चुनौतियां कई तरह से हम देख सकते हैं। जैसे जुलाई 2025 का जो पूर्वानुमान है ये बेहतर है, उसके बावजूद 2024 की वैश्विक वृद्धि दर 3.3% से कम है, और कोविड-19 से पहले का जो औसत है 3.7% इकोनॉमिक ग्रोथ का, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का, उससे भी ये नीचे है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि कोविड-19 से पहले के स्तर को प्राप्त करने में वैश्विक अर्थव्यवस्था नाकाम रही है, और ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आईएमएफ ने कई तरह की चेतावनी भी दी है। उसने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी व्यापार की अनिश्चितता में है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इससे बहुत बड़े स्तर पर जहां अभी खाद्यान्न पहुंचना चाहिए था, वो सप्लाई चेन अभी रुकी हुई है, एक प्रकार से प्रभावित है। अगर पूरी तरह नहीं रुकी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसी तरह से मध्य पूर्व में भी अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच अभी भी वैश्विक व्यापार को लेकर या व्यापार नियमों को लेकर के और टैरिफ को लेकर के तनातनी बनी हुई है। तो इस तरह की चिंताओं ने, व्यापार की अनिश्चितताओं ने, भू राजनीतिक तनाव ने और कुछ संरचनात्मक समस्याओं ने, संरचनात्मक समस्याओं का मतलब है विश्व में फैली हुई भूख, विश्व में फैली गई बेरोजगारी और इसकी तरह से अंडर स्किल होना, यानी जितना कौशल रोजगार के लिए चाहिए उससे कम रोजगार होना। इस तरह की जो स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई हैं, और इसके कारण ये भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण चुनौती को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अलग अलग देशों को संरचनात्मक समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता है। भू राजनीतिक तनाव जो अभी चल रहे हैं, विश्व को मिलकर के उनका समाधान निकालना चाहिए, और जो व्यापार में अनिश्चितता बनी हुई है, टैरिफ को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के, उसको भी सुलझाने की आवश्यकता है। भारत के लिए 6.4% की जो वृद्धि दर है, ये एक संतुलित वैश्विक वातावरण के कारण ही संभव हो पाई है। यानी भारत जो 6.4% की आर्थिक समृद्धि दर हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव, न केवल भारत के संदर्भ में पॉजिटिव वातावरण को रिफ्लेक्ट कर रही है, बल्कि एक बाह्य वातावरण जिसमें अब और सुधार होने की उम्मीद है। क्यों आईएमएफ ये उम्मीद कर रहा है कि चुनौती तो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जितनी समस्याएं थी वो समस्याएं कम बिगड़ने की स्थिति में है। अब इससे ज्यादा और क्या ही एक प्रकार से वैश्विक स्थितियां और खराब होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में हो, चाहे मध्य पूर्व के संदर्भ में हो, चाहे अमेरिका और चीन के बीच तनातनी हो व्यापार को लेकर के, और अधिक से अधिक संख्या में अमेरिका के द्वारा अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया जाना हो। तो अब इन स्थितियों में सुधार हो सकता है, और उसका फायदा भारत को होगा, आईएमएफ का ये कहना है। अब आपके लिए एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न क्या होगा, लखपति दीदी पहल किस योजना के अंतर्गत आती है? आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगला प्रश्न है, सोफी 2025 रिपोर्ट की संस्था या संस्थाओं के समूह द्वारा जारी की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है केवल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO, FAO, आईफेड, यूनिसेफ, WFP और WHO, यूनेस्को और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।